और पूरी फिक्रों के साथ करते रहे। और सिटी जमीयतुल मजमूर निज़ामुद्दीन साहब ये एडवोकेट हैं, इन्होंने यहाँ अपना कार्ड भेजा है कि कभी भी ऐसे मसाइल में वो खिदमत के लिए तैयार है। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। गिरफ्तार किया गया जो कई सालों पुराना केस था। कई सालों से मौलाना मौजूद थे, कई सालों से मौलाना हिंदुस्तान के कोने कोनों में जमात के सिलसिले में फिर रहे थे, तबलीग के सिलसिले में फिर रहे थे। जब ये लोग को कुछ समझने नहीं आया और फौरन अचानक इलेक्शन से पहले एक मौक़िफ़ बनाया गया, एक माहौल बनाया गया और हज़रत मौलाना को गिरफ्तार कर कर जेल की सोबतें बर्दाश्त करने पर मजबूर करना पड़ा। इस इंसाफ की जंग में आने से कबल मैं एक प्रोफेशनल क्रिमिनल लॉयर हुआ करता था। दुनियावी इज्जत और माल कमाना ही मेरा शेवा हुआ करता था। लेकिन जब से मैंने प्राचा साहब के साथ इन कामों में बेगुनाह मुसलमानों के केसेस लड़ना शुरू किया, मैं समझता हूं जब से ही मैं मुसलमान हुआ। कलमा तो यूं ही पढ़ लिया करता था बगैर मतलब समझे, या मतलब भी समझता था तो उसका मफहूम दिल से, उसकी गहराई से मैंने कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ये आफतें देखता हूं तो मेरा ईमान मुझे लगता है कि मुकम्मल हो रहा है। तो यकीनन खबीर साहब का दर्जा जेल जाने से पहले जो था उससे दर्जा अब बुलंद हुआ, इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूं। भाइयों, सकते इस चीज से उसका मुआवजा कर सकते इस तकलीफ का कि मुशरिकान मक्का जो नौ मुस्लिम को तकलीफ दिया करते थे, उसकी अगर कहीं कंपैरिजन कर सकते तो आज के नौजवानों को जो हालात हाजरा में तकलीफात दी जाती है पुलिस कस्टडी में, इसमें जितना मुसलमान होने के नाते, अच्छे हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते जितनी जिम्मेदारी मेरी बनती है उतनी आप सबकी कहीं ना कहीं बनती है, ऐसा मेरा ख्याल है। हमारे बुजुर्ग पठान साहब ने कह दिया है कि हम लोगों को अगर हम अपने आप को पहचान जाए तो मैं ये समझता हूँ फिर किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो कुछ भी टूटे फूटे ईमान हमारे आज भी बाकी हैं वही काफ़ी है, ना सिर्फ हमें अपनी हिफाजत करने के लिए बल्कि उन तमाम मजलूमों की हिफाजत करने के लिए जो कि आज शायद हमारी तरफ ही नजरें गड़ाए देख रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारे लिए नहीं है। अगर हम लोग कुछ बुनियादी बातें ठीक कर लें तो मेरी समझ से इंशाअल्लाह ताला हम अपने वो पुराने मुकाम पर दोबारा पहुंच जाएंगे जब इंडिया सबसे रईस तरीन मुल्क होता था दुनिया का। और ये ज़्यादा लंबी बात नहीं, बहुत पास की बात। 1750 के आसपास तक ही, जब तक हम लोगों का राज कहते हैं, मैं भी कहूँगा हम लोगों का राज था, तो दुनिया के तमाम सरमाए का 29% सरमाया हिंदुस्तान के पास था। सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क हिंदुस्तान था। लेकिन अंग्रेज़ों की हुकूमत आने के 25 साल के अंदर अंदर ये दुनिया का सरमाए का 3% रह गया और आज तक कमोबेश उतना ही है। फिर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग खुद अपने दिल में इस बात का इत्मीनान रखिए कि ये लोग बेगुनाह हैं। फिर मजबूती के साथ एक मुहिम चलाइए कि इन सब केसेस में ये केसेस विड्रॉ होने चाहिए। ये कानून में जो कानूनी पोजीशन है, सरकार अगर आज वही मान ले जो हम लोगों ने अदालतों में उठा रखी है और अदालतों में हम लोग जीत रहे हैं वो बातें, और जिस दिन वो बुनियादी बातें साबित होंगी तब ये सारे लोग एक साथ बाहर आएंगे। तो सरकार को ही वो बुनियादी बातें मान लें। सूरत हाल को निपटने में जब मदद मिली कि जब महमूद पराचा और तहवर खां जैसे मुखलिस लोग, उकला तो बहुत है, हमारी उकला बोलते हैं अपने गवाह को, अपने मुवक्किल को सरकारी गवाह बन जाओ। वकील उसको नहीं बोलते जो ईटीएस का दलाल बन के ये कह रहा है कि सरकारी गवाह बन जाओ, वो वकील नहीं है।
वकील वो है कि ईटीएस के आंख में आंख डाल के ये बात करे। क्या हुआ जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट में? जो हिमायत बेग का केस जिस देश के ऊपर महमूद पराजा साहब लड़ रहे थे, उसी केस के अंदर एनआईए ने रिपोर्ट दी कि हिमायत बेग जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट का मुल्जिम नहीं है। वक्त लगा, वक्त के अंदर थोड़ी बहुत परेशानी होती है, लेकिन इस परेशानी का मुकाबला करने के लिए आप हजरात को तैयार रहना पड़ता है। और इसी के लिए यहां पर आप हजरात को जहां हजरत मौलाना के इस्तकबाल के लिए और इजहार तशक्कुर के लिए जमा किया गया, ये मेन मकसद नहीं है। जेल में तो अकाबरीन आते हैं जाते हैं, कोई नया मसला थोड़ी है। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह कितने साल जेल में रहे? वाशी यहां के 70 बच्चों को ईटीएस की नोटिस हाँ नोटिस नहीं दिए, उनको बुला रहे टारगेट कर रहे, बुला रहे टारगेट कर रहे। वो बेचारे इत्तेफाक से दूसरे तंजीमों से अटैच थे। उन्होंने अपनी तंजीमों के जिम्मेदारों से बात किया तो उन्होंने कहा सीरियस मैटर है, जमात को इसमें मुलविज मत करो। बड़े मजबूर होकर वो ऑफिस में आए। इत्तेफाक से पराजा साहब भी ऑफिस में थे, पठान साहब भी थे, सारे के सारे 40-50 लोग आए। आके सारे हालात उन्होंने रखे। उसके बाद ये पॉलिसी तय हुई कि अब अगर आपके पास कोई आए तो आप ये बोलिए कि जमीयत उलमा केस लड़ रही है और महमूद पराजा साहब हमारे वकील हैं, और आप 160 की नोटिस दीजिए और उसके बाद जो कार्रवाई करना है कीजिए। उस दिन से आज तक उन नौजवानों के पास कोई नहीं आया। तो ये जो कानूनी चीजें हैं इसको आप हासिल करेंगे। रहा हजरत मौलाना अब्दुल खबीर साहब का जो मसला है, ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। जमीयत उलमा महाराष्ट्र का खादिम होने के नाते उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलाहियतों को जो आप इस्तेमाल कर सकते थे इस्तेमाल किया आपने। इसके लिए अगर हाथ उठाए हैं तो सब इंसानों के लिए हाथ उठाएं। अगर आपने इसके लिए कोई आहें भरी हैं तो सब मजलूम इंसानों के लिए आहें भरें। अगर आपने इसके लिए कोई आंसू गिराया है तो हर मजलूम इंसान के लिए आप आंसू गिराएं। मैंने जेल में देखा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी सजा मुकम्मल हो चुकी है, इसके बावजूद भी उन्हें रिलीज नहीं किया जा रहा है और उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है। कोई तंजीम ऐसी नहीं है जो इस मुतालबे को उठाए कि इतने लोग सजा पूरी करके भी जेल काट रहे हैं, अब क्यों नहीं उनको अपने बाल बच्चों तक, जिनके बच्चे छोटे थे अब बूढ़े हो गए हैं, वहां तक पहुंचने का मौका फराहम किया जाए। तो इसी अता फरमा दीजिए। खुसूसियत के साथ हमारे वकला जिन्होंने खूब मेहनतें की हैं और वक्त पर हाजिरी दी है और खूब अपने दिल से बहस करके दलाइल पेश करके जमानत की कार्रवाई को आसान और सहल बनाया है, कामयाब किया है। अल्लाह इनकी फिक्रों को कबूल फरमा लीजिए। इनकी